5 बजे के बाद तो सबसे पहले अपने 1 घंटा रेस्ट किया। हाँ। उसके बाद हम 3 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा। उसमें हम अपना एक रोज़ प्रैक्टिस सेट करते थे, मैथ बनाते थे और जो भी हमारा अगर पहले का पेंडिंग वर्क पड़ा उसको सॉल्व करके उसके बाद ही हम अपना खाना जो भी करते थे उसके बाद फिर सोते थे। क्या ग्रुप डी से प्रमोशन डिपार्टमेंटल के आगे बढ़ सकते हैं क्या? ट्रैकमैन से या किसी भी पोस्ट से कि जीडीसी में एलडीसी में कितना मौका मिलता है, आज हम लोग पूरा जानेंगे एक्सपीरियंस। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर तक के आज हम लोग जर्नी देखेंगे एक सर का। तो सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना पूरा जर्नी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। सर आपका गुड नेम? प्रकाश कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बिहार से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। जी, तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपका सबसे पहला ज्वाइनिंग कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, किस पोस्ट पे आए थे? मेरी भर्ती पहले स्टार्टिंग में ओपन भर्ती से 2018 की भर्ती हुई थी ग्रुप डी में। जी जी। पहली पोस्टिंग मेरी ट्रैकमैन के रूप में हुई थी 19 में, नागपुर डिवीज़न में। नागपुर डिवीज़न से ग्वारीघाट स्टेशन। अच्छा। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि जब स्टार्टिंग में कितना समस्या हो रहा था? दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, तो इसके लिए बेस्ट बुक यही है। किरण की 10,000 प्लस सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे 1996 से अब तक। उसी तरीके से रीजनिंग का मिलेगा 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपको एएलपी का ये बुक भी मिलेगा, कौन सा, आरआरबी एएलपी का सॉल्व्ड पेपर्स मिलेगा दोस्तों। 56 सेट मिलेगा, इसमें आप लोग को बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। इस पोस्ट में स्टार्टिंग में तो हमें पहले रेलवे के बारे में पता नहीं था कुछ भी कि इसमें क्या वर्क होता है। ये यहाँ तक कि हमें डिपार्टमेंट भी नहीं पता था रेलवे में कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा वर्क किसका क्या होता है। जी जी। जब स्टार्टिंग में हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हम रेलवे में पहले फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुई थी और इंजीनियरिंग रेलवे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब हमारी पोस्टिंग हुई तो हमें लगा कि इंजीनियरिंग से कुछ रिलेटेड वर्क होगा, पर जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आया तब हमको एक्चुअल वर्क पता चला कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आके ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत ही, पर एम्प्लॉयमेंट थी, जॉब थी करनी थी, तो बहुत हार्ड वर्क करना ही पड़ा। अच्छा। कैसे भी करके हमने 4 साल इसको रेगुलर से किया। तो आप बताना चाहेंगे माँ बाप का कितना सपोर्ट था और क्या पढ़ाई की है आपने? जी, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन हुई है, बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है मैंने जी। और 12th में कॉमर्स से था। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट जॉब का तो रिलेटेड कुछ था ही नहीं मेरा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम ही आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होता है। जी सही बात है। पर फिर माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स की उम्मीद थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, और एक मेरे भैया थे जो जॉब में थे तो उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। अच्छा। तो उन्हीं के थ्रू मैं रेलवे की तैयारी की मैंने, गवर्नमेंट जॉब से तैयारी शुरू किए और इसके पहले क्या क्या एग्ज़ाम दिए, कितने सालों के बाद नौकरी मिली? हाँ, वैसे एग्ज़ाम तो ये ग्रुप डी का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था जिसमें मेरा हुआ एग्ज़ाम, ये क्लियर हुआ। और भी मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए, बिहार पुलिस में दिया, SSC GD दिया, और भी मेरा बहुत से एग्ज़ाम में हुआ था, पर फर्स्ट टाइम मेरा यही हुआ तो मैंने इसी में सिलेक्ट हुआ, तो मैंने ज्वाइन यही किया ग्रुप डी। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा बिहार पुलिस में भी हुआ था और SSC GD में भी हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर मैं तैयारी की डिपार्टमेंटल जॉब तैयारी करके फिर मेरा GDC से स्टेशन मास्टर में हो गया। सर GDC वैसे फ्रिक्वेंटली आता नहीं है, हर जोन की बात की जाए तो इस जोन में कितने साल बाद में आ रहा है GDC? आप देखे होंगे जैसे 2018 में आया था, उसके बाद हम लोग को जो मौका मिला 2021 में मिला, तो उसके पहले बताना चाहेंगे और GDC के बारे में बताना चाहेंगे कि GDC एग्ज़ाम होता क्या है, GDC और LDC में फ़र्क कितना है? जी बता दें आपको, GDC आप सही बोल रहे हैं कि GDC डिपार्टमेंटली बहुत कम आता है। जी। GDC लास्ट टाइम जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में, जब हम लोग ट्रेनिंग में ही पीरियड में थे, उसी समय GDC की पोस्ट आई थी। जी। और उसके बाद सीधा फिर 2021 में पोस्ट आई। और GDC एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ही, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मौका मिलता है। हाँ। नहीं तो GDC के अलावा और किसी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले मौका नहीं कर सकते। सही बात है। और LDC जो एक ऐसी डिपार्टमेंटल पोस्ट आती हैं जिसमें सब डिपार्टमेंट के भर सकते हैं, ज़्यादातर ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, ये सब, पर इंजीनियरिंग को उसमें मौका नहीं मिलता है। जी जी। तो हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन यही था, GDC के थ्रू ही हमको कुछ भी अगर आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेना है, तो हम ये कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है कि LDC आती भी है अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों की, तो JE पोस्ट की आएगी या किसी और पोस्ट की आती है जिसमें पोस्ट बहुत कम होता है। GDC एक मात्र ऑप्शन होता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि आपने कौन से पुस्तकों से तैयारी की, टेस्ट सीरीज़ लगाए, ये सब चर्चा करना चाहूँगा मैं
कि मैथ्स के बारे में बता देंगे। मैथ्स कितना कैसा था आपका? मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स कैसे कैसे आपने तैयारी किया जी, सभी सब्जेक्ट को? कॉमर्स से तो थे हम, पर अकाउंट्स हमारा मेन सब्जेक्ट था, तो मैथ उतना स्ट्रांग नहीं था, पर प्रैक्टिस से हमने अपने मैथ को बहुत इम्प्रूव किया। अच्छा। उसके लिए हमने हमारी बुक जो थी किरण पब्लिकेशन यूज़ की, और क्या नाम प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस यूज़ किए, और अपने रोज़ क्यूज़ कर देते, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा देते, और मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर देते। उससे धीरे धीरे करके हमारी मैथ को इम्प्रूवमेंट मिला, और फिर जाके हमने देते गए। 1-2 साल बाद, एक साल बाद जब हमने कोशिश की, उसके बाद मैथ बहुत अच्छा हो गया, और उसके बाद फिर हमारा जीडीसी में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि कितने घंटों की पढ़ाई कर पाए? ट्रैकमैन की जॉब के बाद का शेड्यूल कैसा था, और कितने घंटों की पढ़ाई कर पाते थे, टाइम दे पाए अपने आप को? जी, ऐसे आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट एक समझिएगा तो एक बहुत लंबा पीरियड रहता है उसका जो आप शेड्यूल देखिएगा, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आपको ड्यूटी में रहना है। सही बात। और आपको बाहर ही रहना है, फील्ड में रहना है, लाइन पे। सही तो बात। आप उसके लिए आप घर नहीं आ सकते। आपको अगर जब भी मौका मिलता है, जब भी आपका रेस्ट होता है, तो आप उसी में पढ़ाई कर सकते हैं, या जब भी जैसा भी आपको अगर कभी काम नहीं है तो उस समय कर सकते हैं। नहीं तो क्योंकि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का इतना हार्ड वर्क होता है कि बहुत आदमी काम करके आता है, बहुत थक जाता है। उसके बाद बिल्कुल कोशिश नहीं होती आदमी की कि वो पढ़ सके, पर अगर आपको कुछ करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको ये सब को इग्नोर करके कुछ करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो सर से जैसे आप लोग को सीखने को मिला होगा, तो कितना घंटों की पढ़ाई कर पाए? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? हमारा एक शेड्यूल फिक्स था कि हम कभी भी घर से ड्यूटी करके आते थे 5 बजे के बाद, तो सबसे पहले अपने 1 घंटा रेस्ट किया। हाँ। उसके बाद हम 3 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा। उसमें हम अपना एक रोज़ प्रैक्टिस सेट करते थे, मैथ बनाते थे, और जो भी हमारा अगर पहले का पेंडिंग वर्क पड़ा उसको सॉल्व करके उसके बाद ही हम अपना खाना जो भी करते थे उसके बाद फिर सोते थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोग का शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए। इस पोस्ट से अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो या आगे बढ़ने की इच्छा हो, सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है, मजबूरियाँ आ जाती हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे 5 बजे आपका ड्यूटी ऑफ होता है, 6 बजे तक आप रेस्ट किए, उसके बाद 3 घंटा आपको कोई नाश्ता पानी करके बैठ गए, और उसके बाद 3 घंटा आप अपने जगह से नहीं हटे और टेस्ट दिलाए या जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ाई किए, उसके बाद ही आप अपना कुछ करें, क्योंकि ये 3-3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सही बात। और यही आपको डिपार्टमेंटल में आपको औरों से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आपको फिर सुबह उठ के फिर जल्दी जाना, ड्यूटी की तैयारी करनी पड़ेगी और जल्दी जाना पड़ेगा, तो उसमें भी अगर आप लेट हुए तो उसमें भी आपको फिर अपने ऑफिसर्स की सुननी पड़ेगी। इसलिए आपको सुबह तो बिल्कुल टाइम में नहीं मिलेगा, जो भी टाइम मिलेगा आपको अपनी ड्यूटी से आने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको कोई कहने वाला नहीं है। ड्यूटी में आप जब भी रहेंगे तो कोई भी ऑफिसर आपको बुला सकता है, कोई भी आ सकता है, आपको काम के लिए प्रेशर देंगे, तो उस समय आपके पास बहुत कम ही टाइम रहेगा जो आप पढ़ सकते हैं। अब सर आप अपना नेक्स्ट जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे स्टेशन मास्टर की पोस्ट में, कैसा है ये पोस्ट और कैसा लग रहा है? अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर गोंदिया के स्टेशन मास्टर हैं, मतलब मेन जंक्शन है अगर देखा जाए नागपुर डिवीज़न का, तो सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ। जी, मेरे को अभी अराउंड 1 साल हो जाएंगे, 1 नवंबर को यहाँ पे गोंदिया में। गोंदिया एक स्टेशन, छोटा स्टेशन नहीं है, नागपुर डिवीज़न में सबसे बड़ा स्टेशन गोंदिया है, जंक्शन है एक। तो यहाँ पे एक काम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही है। और यहाँ पे वर्किंग स्टार्टिंग में तो हमें बहुत डर लग रहा था यहाँ पे करते करते कि कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर हिम्मत है जो हर चीज़ करा देती है। सही बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको यहाँ पे काम करने का। धीरे धीरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर करते करते जब हम सीखने लगे कि कैसा करना है और आपको क्या मूवमेंट पहले करना है, कौन सी गाड़ी को पहले चलाना है, क्या, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो गई और फिर अभी नॉर्मल चल रहा है। और स्टेशन मास्टर के आपने जो पूछा पोस्ट कैसी है, एक तो स्टेशन मास्टर अच्छी पोस्ट है, इंजीनियरिंग से तो अच्छी पोस्ट है आपकी। आपको फील्ड वर्क नहीं करना है, इसमें आपको एक जगह स्टेशन में कैबिन है, चाहे आपको मेन सेंटर है, वहाँ पे रहना पड़ेगा। आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। एज ए स्टेशन मास्टर आपको पब्लिक से डीलिंग करनी है। सही बात है। तो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है आपके लिए, बहुत घर वाले भी, आपके फैमिली भी ठीक रहेंगी, आप भी ठीक रहेंगे। तो एज ए रिस्पेक्टेड पोस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं एज ए स्टेशन मास्टर। जी, इसमें सर अपॉर्चुनिटीज़ कितना बढ़ जाता है ऑपरेटिंग विभाग में आने से, आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी, इसके बाद आप क्या पोस्ट में प्रमोशन पा सकते हैं?
जी, इसमें एक एओएम की पोस्ट आती है जी जो उसके लिए 3 साल का अभी हमें पीरियड चाहिए अब एज ए स्टेशन मास्टर ग्रुप में काम करने के लिए। फिर जी। डिपार्टमेंटली पोस्ट आती है एओएम की, हाँ वो उसमें आप भर सकते हैं, 3 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। उसमें आपको डिपार्टमेंटली जो भी रिलेटेड आपका वर्क होगा जी। वो पूछा जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप एज ए एओएम के रूप में सिलेक्ट हो सकते हैं। स्टेशन मास्टर का बहुत लोगों को काम नहीं पता होता है। सर आप बताना चाहेंगे कुछ शब्दों में कि स्टेशन मास्टर का क्या क्या काम होता है? जी, आप सही बोल रहे हैं ये बात कि स्टेशन मास्टर का बहुत लोग काम नहीं जानते। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं स्टेशन मास्टर टिकट काटते हैं, हाँ। पर नहीं, टिकट के काटने के अलावा भी स्टेशन मास्टर के बहुत से काम होते सही हैं। बात जैसे गाड़ियों को चलाना, कौन सी गाड़ी को किस लाइन में लेना है, और पब्लिक से डीलिंग करना, कौन सी गाड़ी किधर जाएगी, ये सब सेट करना सब स्टेशन मास्टर का काम होता है। सही बात है। हम्म। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि मेडिकल के बारे में बताना चाहेंगे कि आपका मेडिकल एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या क्या मेडिकल चेक होता है, दोनों के बारे में भी, ग्रुप डी में भी क्या मेडिकल चेक हुआ और इसमें दोनों में कितना फ़र्क था बताना चाहेंगे सर? जी, मेडिकल चेकअप तो जैसे ग्रुप डी के लिए तो आपको नॉर्मली या फिजिकली ठीक होने चाहिए। जी। ग्रुप डी में अगर आपकी आइज़ A2, A3 या B1, B2 भी है तो भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जी। पर स्टेशन मास्टर में आपको A2 होना कंपलसरी है ही, बिल्कुल। है ना। तो मेडिकल तो आपका जैसे सेम ही हुआ था, दोनों में एक्सरे लेते हैं, आपका यूरिन लिया जाएगा जी। और आपका आई चेक की जाएगी, आई विज़न चेक किया जाएगा, CV चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, और हार्ट बीट चेक की जाएगी। जी। और मेनली यही रहता है, पर जो स्टेशन मास्टर में रहता है उसमें कलर विज़न ज़्यादा देखा जाता है आपको। जी, जी। क्योंकि आपको इसमें पैनल देखना है, सिग्नल दिखाना है, तो इसके लिए कलर विज़न से A2 आपका बहुत ज़रूरी है, आई विज़न इतना होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है मेडिकल स्टैंड। तो सर आप बताना चाहेंगे फैसिलिटीज़ एज ए स्टेशन मास्टर क्या क्या मिलती है? पास के बताना चाहेंगे, रेलवे पास कितना मिलता है, और जो भी क्वार्टर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़। जी, आपको एज ए स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आप रहते हैं 4200 ग्रेड पे, जी। तो उसके हिसाब से आपको टाइप 2 का क्वार्टर मिलता है। जी। ठीक है, और आपको साल में स्टार्टिंग में 5 साल तक तो आपको एक फ्री पास मिलेगा जी। सेकंड AC का, और 4 PTO मिलेंगे। जी, जी। ठीक है, और जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं जी। उसके बाद आपको 3 पास मिल जाएंगे, फ्री पास, अच्छा। और उसके बाद 4 PTO सेम रहेंगे। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको, आपके फैमिली को, सबको कवर दिया जाएगा इसमें। जी, जी। जी। बहुत ही अच्छा जानकारी दिए हैं सर से। मेडिकल के बारे में जान लिए, फैसिलिटीज़ के बारे में जान लिए, प्रमोशन के बारे में जान गए। अब सर आप मोटिवेशनल टिप्स बताएंगे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ALP की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आँख उसमें बहुत अच्छा चाहिए, और बाकी NTPC की भी पोस्ट आ रही है इस साल, नॉन टेक्निकल पोस्ट आ रही है, ग्रुप डी की पोस्ट आ रही है, तो सभी के लिए एक ऑल अराउंड एक टिप्स देना चाहेंगे सर? जी, मैं बताना चाहूँगा जो अभी एस्पिरेंट जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, जी। तो कभी भी आप डिसअपॉइंटेड मत होइए अपने स्कोर से, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमारे नंबर क्यों नहीं ज़्यादा आ रहे हैं। आपको जी। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, जी। कम से कम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व ज़रूर कीजिए, जी। और उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको ऐसा सोचिए कि उस दिन मेरे को सॉल्व कर लेना है कैसे भी करके। जी। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आप खुद कि आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जी। और जो मैथ सॉल्व नहीं हो रहा उसको आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, जिससे भी आप फॉलो करते जी। हैं उससे सॉल्व कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और उस ये सोचिए कि उस समय वो मेरे को कैसे भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी। और धीरे धीरे आप ऐसे करके आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। जी। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए, जी। 50%, 40%, स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे आपके मार्क्स गेन होंगे। अगर आप ये से टेक्निक अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूवमेंट होंगे। और उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले टेस्ट सीरीज़ और जैसा एग्ज़ाम में रिव्यू होता है जी। जैसे लैपटॉप पे, वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होता है आपको। जब आप एग्ज़ाम जैसा फेस अपने घर पे अगर आप ट्राई करेंगे तो उसमें जी। आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हमारी क्या गलती होती है एग्ज़ाम में। जी। और वही फेस ट्राई करके देखिए, और क्या गलती आपकी एग्ज़ाम में हो सकती है जो यहाँ पे हो रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। इसमें टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे किए बताना चाहेंगे?
जी, मैंने तो पहले स्टार्टिंग में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पहले साइको दे चुके हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट करके साइको के बारे में जाना, तो उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया और एक बुक मुझे प्रेफर की, तो मैंने उस बुक को प्रेफर किया और उसके बाद अनलिमिटेड एक टेस्ट आता है, टेस्ट सीरीज़ जो साइको के टेस्ट सीरीज़ आपको करवाएंगे, तो उसी को फॉलो किया और रोज़ कम से कम 2 और 3 साइको के टेस्ट हम लोग सॉल्व करते थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि स्टार्टिंग में मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पर जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी देखेंगे उसमें आप इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा आपको। कितना समय मिलता है सर एग्ज़ाम के बाद साइको टेस्ट के लिए? कितना, 1 महीना 2 महीना, कितना समय मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए? जी, ये तो कोई फिक्स नहीं होता है, पर अराउंड आपको 1 से 2 महीना आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर तो सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है, काफ़ी अच्छा टिप्स दिए आप लोग को, काफ़ी अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। तो एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स असिस्टेंट लोगों पायलट की तैयारी कर रहे होंगे, नॉन टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, गार्ड हो गया, मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ भी नौकरी मिल जाए, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों पूरे मन से कीजिए, बिलीव कीजिए अपने आप पर कि आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, है ना। और लगातार इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जिस भी टॉपिक पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपका मैथ्स का अगर वीक है तो उसको आप लगातार उसको कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए और बिलीव रखें कि हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी रेलवे में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे अपने समय के टॉपर हों, ज़रूरी नहीं है दोस्तों इस चीज़ का। तो सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रकाश सर का। और आज के वीडियो में इतने ही है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।